नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। एक शब्द है क्रोनिक कैपिटलिज्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म का सीधा अर्थ है, सरल भाषा में अर्थ है कि जब सत्ता या राजा या देश के जो हमारे नीति नियंता हैं किसी भी देश के, वो अपने मित्रों को जो पूंजीपति हैं उनको ही सारे काम देते हैं, सारे बड़े काम देते हैं और पूरा सिस्टम जो है वो इन कारणों से कोलैप्स हो जाता है। क्रोनी कैपिटलिज्म आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में भी देखने को मिला। अब देखिए 2014 से पहले का माहौल देश का क्या था। 2014 से पहले जनता त्रस्त हो गई थी 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल के दौरान। चौतरफा एक माहौल बन गया था या एक माहौल बनाया गया था, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार पर बनाया गया हो या अन्ना हजारे के आंदोलन के कारण बना हो कि मनमोहन सिंह जी की सरकार भ्रष्ट है और इस सरकार को बदलना होगा। और तब आए नेशनल सिनेरियो में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने जो माहौल रचा, उससे लोगों में आस जगी थी कि यदि मोदी सत्ता पर आते हैं तो चीज़ें बदलेंगी, काला धन वापस आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। पूंजीपतियों का जो वर्चस्व मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान देखने को मिल रहा था, रोज़ नए घोटाले सामने आ रहे थे, उनसे देश को मुक्ति मिलेगी। पर प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हुआ? इन 11 सालों में क्या काला धन वापस आया? क्या क्रोनी कैपिटलिज्म ख़त्म हुआ है? भ्रष्टाचार कम हुआ है? यह प्रश्नों के जवाब हम तलाश सकते हैं आजकल जो कुछ देखने सुनने को मिल रहा है उससे। तो चलिए पहले इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत अद्भुत गज़ल से जो मंजर भोपाली साहब की है। सुनिएगा वो कितनी शानदार बात अपनी गज़ल के ज़रिए कह रहे हैं। वे कहते हैं कि ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो, जादूगर की चालों से होशियार रहो। अब ये जादूगर कौन है वर्तमान में, ख्वाब किसने दिखाए, ये आपके ऊपर है समझने के लिए। ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो, जादूगर की चालों से होशियार रहो। गाफिल जरा हुए तो सर कट जाएगा, लकड़ी की इन ढालों से होशियार रहो। जाने कब ये उंगली काट कर ले जाएं, जाने कब ये उंगली काट कर ले जाएं, हाथ मिलाने वालों से होशियार रहो। आज़ादी के पंख जकड़ने वाली है, आज़ादी के पंख जकड़ने वाली है, इस मकड़ी के जालों से होशियार रहो। इसे सुनिए मंजर भोपाली साहब की आवाज़ में, आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी। ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो। ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो, जादूगर की चालों से होशियार रहो। जादूगर की चालों से होशियार रहो। गाफिल जरा हुए तो सर कट जाएगा, गाफिल जरा हुए तो सर कट जाएगा। लकड़ी की इन ढालों से होशियार रहो, लकड़ी की इन ढालों से होशियार रहो। और शेर थमात्मयी, जाने कभी ये उंगली काट के ले जाएं, जाने कभी ये उंगली काट के ले जाएं। हाथ मिलाने वालों से होशियार, हाथ मिलाने वालों से होशियार। जाने कभी ये उंगली काट के ले जाएं, हाथ मिलाने वालों से होशियार रहो, हाथ मिलाने वालों से होशियार रहो। आजादी के पंख जकड़ने वाली है, आजादी के पंख जकड़ने वाली है, इस मकड़ी के जालों से होशियार रहो। तो भारत की राजनीति और पूंजी का जो रिश्ता है वो आज़ादी के
समय से ही है, बहुत पुराना है और बहुत जटिल दिनों दिन होता जा रहा है। आज जब बड़े उद्योगपति, बड़े घराने जमीन, मिनरल्स यानी खनिज, बंदरगाह, दूरसंचार, कोई भी नाम आप ले लीजिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का नाम आप ले लीजिए, सारी परियोजनाएं इन्हीं लोगों को मिलती हैं, बड़े उद्योगपतियों को, चुनिंदा उद्योगपतियों को, और इनमें बार बार विवाद आते हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले समझना होगा क्रोनी कैपिटलिज्म किसको कहा जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा, इस शब्द का अर्थ है वह पूंजीवादी व्यवस्था जहां कारोबार की सफलता किसी कंपटीशन के जरिए नहीं है, बल्कि सत्ता से, रिश्तों से के आधार पर तय होती है। यह शब्द पहली बार अस्तित्व में आया था 80 के दशक में। और अगर हम भारतीय मुहावरों की बात करें तो हमारा एक मुहावरा है जो क्रोनी कैपिटलिज्म को सरल भाषा में जिससे समझा जा सकता है, वो है अंधा बांटे रेवड़ी अपने फिर अपने अपने को दे। ये शब्द क्रोनी कैपिटलिज्म जो है 1981 में फिलीपींस के तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस के शासनकाल में पहली बार उपयोग में लाया गया था, जब उनके करीबी उद्योगपतियों को फिलीपींस की खदानें, बड़े व्यवसाय इत्यादि बहुत ही कंप्रोमाइज्ड रेट्स में मनमानी रियायतों पर राष्ट्रपति महोदय ने दे डाली थी। बाद में एशिया, रूस और लैटिन अमेरिका में भी यह शब्द बड़ा लोकप्रिय हुआ और भारत में तो यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, राजनीतिक बहस का अब हिस्सा बन गया है। भारत में आज जिसे हम क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, यदि आप ईमानदारी से विश्लेषण करें तो उसकी नींव आज़ादी के तुरंत बाद ही पड़ चुकी थी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की थी, वह मूलतः एक समाजवादी मॉडल था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को स्थान दिया गया। नेहरू जी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति ज़्यादा झुके हुए थे। वे चाहते थे कि देश की जो संपदा है, जो खनिज है, मिनरल्स हैं, उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। बड़े उद्योग, बिजली, इस्पात, रेल, डिफेंस जैसे कोर सेक्टर राज्य के पास ही रहे, जबकि उपभोक्ता वस्तुएं और हल्के निजी उद्योग जो हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। ये नेहरू की थ्योरी थी या उनका काम, उनकी सोच थी। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए नेहरू जी ने यह मॉडल लागू किया था। उद्देश्य था कि विकास केवल पूंजीपतियों का ना हो, सभी के लिए हो और निजी पूंजी पर सरकारी नियंत्रण से असमानता कम की जाए। लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी जो उभर कर आई वो था लाइसेंस परमिट राज, जहां हर उद्योग को खोलने और विस्तार देने के लिए दर्जनों लाइसेंसेस चाहिए होते थे, परमिट्स चाहिए होते थे। जिनके पास सत्ता के गलियारों में पहुंच थी, उन्हें परमिट और लाइसेंस मिल जाते थे, कच्चा माल मिल जाता था, बाकी सबके सब पीछे रह गए। धीरे धीरे यही व्यवस्था इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई। 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई, देश कर्ज के दलदल में धंसा हुआ था, हमारा सोना इंग्लैंड के बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था। उसमें जब नरसिम्हा राव सत्ता में आए और मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री बने, तब आर्थिक उदारीकरण का दौर आया और उसने लाइसेंस और परमिट राज को काफ़ी हद तक कम किया। लेकिन राजनीतिकता और औद्योगिक घरानों का गठजोड़ इस दौरान गहरा होता चला गया और अब तो ये एक ढंग का ट्रेडिशन बन गया है। सरकारी नीतियां इस तरह की बनती हैं कि कुछ चुनिंदा घरानों को ही लाभ मिलता नजर आ रहा है। यही क्रोनी कैपिटलिज्म का भारतीय संस्करण है। आज जब अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति लगातार चर्चा और विवादों में हैं, ऐसे में हमको समझना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, देश की जनता के लिए समझना, कि कैसे गौतम अडानी यकायकी पिछले 10-11 सालों में इतने बड़े उद्योगपति बन के उभर गए हैं। अभी देखिए, असम सरकार द्वारा करीब 3000 भूमि एक सीमेंट कंपनी को दे दी गई, वो भी आदिवासी क्षेत्र की, जहां आदिवासियों का वास है, जहां आदिवासियों के हित हैं, जहाँ जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वहाँ पर 3000 भूमि हेमंत बिस्वा सरकार ने एक कंपनी महाबल सीमेंट को दे दी गई। ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुँचा। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दी है। मीडिया के एक हिस्से ने इसको सीधे सीधे अडानी से जोड़ा। महाबल सीमेंट अडानी की कंपनी है या नहीं है, ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि अडानी समूह ने तत्काल बयान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि महाबल सीमेंट से उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। बड़ी जोर देकर उनकी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोई मालिकाना या कारोबारी रिश्ता अडानी जी का
महाबल सीमेंट से नहीं है। कंपनी कह रही है ये आरोप भ्रामक है। विवाद लेकिन अभी भी बना हुआ है। विवाद यदि अडानी की कंपनी नहीं भी है तो भी किसी भी कंपनी को 3000 बीघा ज़मीन कैसे अलॉट कर दी गई, क्यों इसमें पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जब आदिवासी और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं तो उनकी सुनी क्यों नहीं जा रही है। उनकी ज़मीन को उनकी मर्जी के खिलाफ किसी पूंजीपति को कैसे दिया जा रहा है। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट कहता है कि हम एक समाजवादी गणराज्य हैं, तो संविधान कहाँ है। अब नया मामला आ गया है। बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं। राहुल गांधी की SIR के खिलाफ जो यात्रा निकली है, वोट चोर गड्डी चोर, उसके बाद माहौल बहुत गर्मा गया है। और इसी बीच में बिहार के भागलपुर में एक ज़मीन अलॉटमेंट का मुद्दा अब बेहद तेज़ी से राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस खुल के आरोप लगा रही है कि अडानी पावर को लगभग 1050 एकड़ ज़मीन मात्र ₹1 प्रति वर्ष की दर से 33 सालों के लिए लीज पर दे दी गई है। ये कांग्रेस का आरोप है। ₹1 प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दिया। ₹1 में 1050 एकड़ जमीन, भागलपुर में ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अडानी जी को ₹1 में, साल का ₹1 33 साल के लिए दे दी पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर लें। यह आज हो रहा है। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज ये हो रहा है। वहां ये वही ज़मीन है जहां अडानी समूह 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहा है। जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ आई हैं अडानी समूह की ओर से, उसमें ये बात स्वीकारी गई है कि बिहार सरकार के साथ अडानी ग्रुप का पावर सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है और ज़मीन लीज पर मिली है, ये भी बताया गया है। लेकिन कितनी ज़मीन लीज पर मिली है, किस दर से मिली है, ये बातें अभी क्लियर नहीं है। कांग्रेस और विपक्ष दावा कर रही है कि इस ज़मीन पर करीब 10 लाख पेड़ कटेंगे। जहाँ कौन से पेड़? आम के पेड़, लीची के पेड़, शीशम जैसी लकड़ी के पेड़। 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा अडानी साहब के थर्मल पावर प्लांट के लिए। स्थानीय लोग जो हैं, किसान जो हैं, उन्होंने मीडिया को बताया है कि उनकी ज़मीन को बंजर घोषित किया गया, जबकि यह ज़मीन फलों से और पेड़ों से भरी पड़ी है। अडानी जी की ओर से भी कोई खंडन आया नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि उनका बिहार सरकार के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है और उन्हें ज़मीन लीज पर मिली है। अब देखिए, भूमि विवादों से परे अगर हम बात करें, अडानी समूह की बात करें, तो ये समूह लगातार विवादों में रह रहा है, रहते आया है और क्रोनी कैपिटलिज्म का सबसे नायाब और ताज़ा उदाहरण है। सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में लगभग 3000 किलो हेरोइन जब्त की गई थी, जिस ड्रग जो होती है, और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपए बताई गई थी। ये मामला बड़ा चर्चा में आया था। यह खेप अफगानिस्तान से आई थी और टेल्कम, एक पाउडर जिससे बनता है, वो पत्थर कहलाता है टेल्क, उसके कंटेनरों में छिपाई गई थी। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जो ड्रग जब्त हुई है उनमें से एक है। मामला नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA और DRI तक पहुंचा। मुकदमे दर्ज हुए, अदालतों में मामला चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स के पैसे का उपयोग आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है या किया जा रहा था। अडानी समूह ने कहा कि पोर्ट जो है उसका काम, हमारा जो पोर्ट अडानी के कंट्रोल में है, उसका ऑपरेशन का काम अडानी के पास है। जहाज़ और कंटेनर्स जो आते हैं उनकी लॉजिस्टिक देखना अडानी का काम है, लेकिन तलाशी लेना हर कंटेनर में क्या माल छिपा है, ये काम सुरक्षा एजेंसियों का है। अडानी साहब की कंपनियों ने कहा ये काम हमारा नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि जब इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप जब्त हुई और वो भी अडानी के पोर्ट से हुई, तो जो छोटे छोटे मामलों में विपक्षी दलों के नेताओं के घर में और सरकार के खिलाफ काम करने वाले NGO के लोगों में, पत्रकारों के घर में एजेंसियां केंद्र सरकार की पहुंच जा रही हैं। ED आ जाती है, CBI आ जाती है, NIA आ जाती है। तो अडानी से अब तक इस बारे में क्यों नहीं पूछताछ हुई?
उनके घर में आज तक इन केंद्रीय एजेंसियों ने क्यों नहीं दस्तक दी? कारण स्पष्ट है, क्रोनी कैपिटलिज्म। अब दूसरी तस्वीर भी है, वो तस्वीर बताती है कि नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था का सपना कहीं पीछे छूट गया है। अब बड़े उद्योगपतियों और सत्ता के गठजोड़ ने व्यवस्था पर अपना कब्जा कर लिया है। इस बात को समझिएगा, टोटल पॉलिटिकल सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट जो हमारा है वो अब उद्योगपतियों की हाथों में है। फिर चाहे बिहार में पेड़ों और किसानों की ज़मीन का मुद्दा हो, असम के आदिवासी क्षेत्र की ज़मीन का मुद्दा हो, मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स की जप्ती का मुद्दा हो, अंबानी की गैस नीतियां हों, बाबा रामदेव का जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट हो, कोल ब्लॉक हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, हर जगह यह पैटर्न साफ दिखता है कि चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो या किसी की भी रही हो, नियम बदलकर या नियमों को शिथिल करके कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। यही कारण है आज जब जनता इन विवादों को जोड़कर देखती है तो ये सवाल उठता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जनता के लिए है या इन धन्ना सेठों के लिए है। आपने अभी देखा, कुछ ही समय पूर्व आपने देखा है कि जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट जो मसूरी में है 142 एकड़ की, उसको बाबा रामदेव से जुड़ी पतंजलि समूह से जुड़ी कंपनी को दे दिया गया। और दिया कैसे? कमाल की बात यह है कि जो टेंडर जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट के लिए निकाला गया लीज के लिए, वो टेंडर में 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया और वो तीनों कंपनियां रामदेव के करीबी बालकृष्ण की कंपनियां हैं। तीनों के मालिकाना हक को जब इंडियन एक्सप्रेस ने खंगाला तो पाया कि ये तीनों कंपनियां बालकृष्ण से किसी न किसी रूप में जुड़ती हैं। आचार्य बालकृष्ण इन कंपनियों के साझेदार हैं। अब जब ये बात बड़ी स्पष्ट होकर सामने आ गई है, तब भी उत्तराखंड की सरकार इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। हमारे अखबार के प्रतिनिधि ने राज्य के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, जो खुद को धर्मगुरु कहते हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, उनसे इस बारे में पूछा तो सतपाल महाराज जी ने बताया कि ये सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है। ये तो हद है कि सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि 3 टेंडर पड़े, तीनों टेंडर एक ही कंपनी से, एक ही समूह से जुड़े थे। उसके बाद भी ये माना नहीं जा रहा है, मानने को सरकार तैयार नहीं है। यही हालत असम की है, यही हालत अब बिहार की है। और सच बात तो यह है, चाहे सरकार पक्ष वालों की हो या विपक्ष वालों की हो, हर जगह क्रोनी कैपिटलिज्म अपना सर बड़ी तेज़ी से उठा रहा है। अब इसको आप जोड़ कर देखिए, जो कुछ नेपाल में हुआ है या जो कुछ अरसा पहले श्रीलंका में हुआ, अन्य देशों में हुआ, जनता त्रस्त हो गई, परेशान हो गई जब उसको समझ में आया कि किस प्रकार पूंजी का असर उसके नीति नियंताओं के ऊपर, सरकारों के ऊपर हावी हो गया है और किस प्रकार सपने दिखाकर, ख्वाब दिखाकर सत्ता पर आए लोग उसकी ही, आम जनता की ही नींव को खोखली कर रहे हैं। और जब जब जनता इस चीज़ को समझती है तब तब उसके नतीजे वही होते हैं जो हमने अभी हाल में बांग्लादेश में होते हुए देखा या अभी इमीडिएटली नेपाल में देखा, जहां के प्रधानमंत्री को तत्काल कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पर सत्ता में आई है। तो दोस्तों, एक बहुत शानदार गीतकार, गज़लकार, कवि शलभ श्री राम सिंह हुए, जिनकी एक बचपन में मैंने कविता पढ़ी थी। वो कविता मुझे याद आ रही है तो मैं आपको इस वीडियो के, इस चर्चा के अंत में उसको सुनाता हूँ। कभी मौका लगे तो आप गूगल में सर्च करके इसको पूरी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार आज़ादी के बाद से ही हम अपने जब देश की बात कर रहे हैं तो आम जनता को छला गया और किस प्रकार आम जनता के पास अंत में विकल्प केवल एक है और वो है इनकलाब। शलभ श्री राम सिंह कहते हैं, बस एक फिक्र नफस नफस कदम कदम, बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। वो आगे कह रहे हैं, जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हों शान से, जहां पे बेगुनाह हाथ धो रहे हों जान से, जहां पे लफ्ज़ अमन एक खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम
कहेंगे हम हमारा हक हमें जनाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। धन्यवाद।